कभी सोचा है, हमारे चारों ओर एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जो है तो यहीं, पर हमें दिखाई नहीं देती। एक ऐसी दुनिया जहां खामोशी में भी बातें होती हैं और ठहराव में भी जिंदगी धड़कती है। आज हम एक ऐसे ही वैज्ञानिक की कहानी में गहरे उतरेंगे, जिन्होंने हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाई। और पता है क्या, इसके लिए पहले तो उनका मजाक उड़ाया गया, पर आखिरकार जीत विज्ञान की ही हुई। नहीं नहीं, ये सवाल किसी कविता या फलसफे से नहीं आए हैं। ये वो गहरे सवाल हैं जिन्होंने 100 साल से भी पहले विज्ञान की दुनिया में सचमुच हलचल मचा दी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम बेजान समझते आए हैं वो असल में जिंदा हो, महसूस करता हो? ये हैं सर जगदीश चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो फिजिक्स से लेकर बायोलॉजी तक हर जगह छाया हुआ है। उन्होंने जो दावे किए वो अपने समय से इतने ज्यादा आगे थे कि लोगों ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, और उनकी बातों को खारिज कर दिया। लेकिन बोस वो अपनी खोज पर डटे रहे। अब बोस का ये असाधारण नजरिया आया कहां से, इसे समझने के लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा। असल में उनकी परवरिश ने ही उनके विद्रोही दिमाग और विज्ञान को एक बिल्कुल ही अनोखी दिशा दी। देखिए, उनके पिता चाहते थे कि वो पहले एक भारतीय बने और फिर कुछ और। तो उन्होंने अंग्रेजी स्कूल की जगह उन्हें गांव के स्कूल भेजा। वहां किसानों और मजदूरों के बच्चों के साथ रहकर, जिन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, बोस ने कुदरत और इंसानों से गहरा रिश्ता बनाया। और महाभारत के कर्ण की तरह उन्होंने भी सीखा कि पहचान की परवाह किए बिना अपने उसूलों के लिए कैसे लड़ा जाता है। तो कैम्ब्रिज से डिग्री लेकर जब वो लौटे तो बोस को एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद मिला। लेकिन वहां उनका स्वागत बराबरी से नहीं, बल्कि भेदभाव से हुआ। और ये उनके जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था, जिसने उनके अंदर के विद्रोही को और भी मजबूत कर दिया। ये उस वक्त ब्रिटिश राज की नीति थी। भारतीय शिक्षकों को उनके ब्रिटिश साथियों के मुकाबले कम तनख्वाह दी जाती थी, चाहे उनकी काबिलियत और काम बराबर ही क्यों ना हो। बोस के लिए ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये आत्मसम्मान और बराबरी की लड़ाई थी। तो बोस ने क्या किया? उन्होंने सैलरी लेने से ही मना कर दिया। सोचिए जरा, पूरे 3 साल तक उन्होंने बिना किसी तनख्वाह के पढ़ाया। ये अपने आप में एक अनोखा सत्याग्रह था। आखिरकार उनकी जिद और टैलेंट के सामने कॉलेज प्रशासन को झुकना पड़ा। उन्हें न सिर्फ पूरा वेतन दिया गया, बल्कि पिछले 3 साल का सारा बकाया भी मिला। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी। लेकिन बोस के संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुए। पौधों पर अपने काम से पहले उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में कुछ ऐसा किया था जिसका पूरा क्रेडिट दुनिया उन्हें आज तक नहीं देती है। जी हां, आपने सही सुना, रेडियो। आज हम जिसे मार्कोनी के आविष्कार के तौर पर जानते हैं, उसकी नींव में जगदीश चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों पर जो काम किया, वो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1895 में बोस ने वायरलेस कम्युनिकेशन का सफल प्रदर्शन किया। ठीक 2 साल बाद 1897 में मार्कोनी ने अपना पहला पेटेंट फाइल किया। अब सवाल यह है कि बोस ने पेटेंट क्यों नहीं कराया? क्योंकि वो मानते थे कि ज्ञान बांटने के लिए होता है, उससे पैसा कमाने के लिए नहीं। नतीजा ये हुआ कि क्रेडिट और नोबेल पुरस्कार दोनों किसी और को मिल गए। खैर, इतिहास ने देर से ही सही उनके काम को पहचाना जरूर। आज IEEE जैसी बड़ी संस्था उन्हें रेडियो साइंस के संस्थापकों में से एक मानती है। ये उनके काम का एक और सबूत है, जो भले ही देर से मिला, पर मिला जरूर। चलिए अब उस काम की तरफ चलते हैं जिसने बोस को सबसे ज्यादा मशहूर भी बनाया और सबसे ज्यादा विवादास्पद भी। फिजिक्स की दुनिया से निकलकर उन्होंने अपना ध्यान एक ऐसी जगह लगाया जिसे तब लोग विज्ञान का हिस्सा ही नहीं मानते थे, मतलब पौधों की अंदरूनी जिंदगी। अब ये समझने के लिए कि पौधे बाहरी दुनिया पर कैसे रिएक्ट करते हैं, बोस को एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी जो उन रिएक्शंस को माप सके जो हमारी आंखों से नहीं दिखते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया, और ये एक कमाल की मशीन थी। ये उपकरण पौधे की छोटी से छोटी हरकत को भी 10,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। इसके जरिए बोस ने एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे ही खोल दिए। जो अब तक अनदेखा था, अब वो ना सिर्फ दिखाई दे रहा था, बल्कि उसे मापा भी जा सकता था। और उनके जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। बोस ने ये साबित किया कि पौधे सिर्फ चुपचाप बढ़ते नहीं हैं, वो महसूस करते हैं। वो गर्मी, चोट और केमिकल्स पर ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे जानवर करते हैं। अरे, उन्होंने तो पौधों के अंदर एक पूरा नर्वस सिस्टम खोज निकाला था जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से बात करता था। उन्होंने तो इसकी स्पीड तक नाप ली थी। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि बोस ने दिखाया कि हर तरह की जिंदगी में एक बुनियादी एकता है।
उनके लिए एक पौधे और एक जानवर के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने उस समय की बायोलॉजी की नींव ही हिला दी। जैसा कि अक्सर दूर की सोचने वालों के साथ होता है, बोस के विचारों को फौरन नहीं माना गया। कई बड़े वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन बोस अपना काम करते रहे क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन विज्ञान उनकी खोज को सही साबित जरूर करेगा। उन्होंने ये भी पक्का किया कि उनकी विरासत जिंदा रहे। बोस संस्थान की स्थापना भारत और पूरे एशिया में साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक मील का पत्थर थी। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा नहीं जाता था। और यहां मिलती है उन्हें असली जीत। पूरे 100 साल बाद आज का मॉडर्न साइंस बोस की हर एक खोज की पुष्टि कर चुका है। उनके वो विचार जिन्हें कभी कट्टरपंथी कहा गया था, जैसे पौधों का अपना नर्वस सिस्टम होता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, वही विचार आज प्लांट न्यूरोबायोलॉजी नाम की एक पूरी साइंटिफिक फील्ड की नींव हैं। जिन बातों के लिए बोर्स का मजाक उड़ाया गया था, वो अब विज्ञान के स्थापित तथ्य हैं। वो अपने समय से बस 100 साल आगे थे। आज विज्ञान ने उनकी विरासत पर पक्की मोहर लगा दी है। जेसी बोस की कहानी हमें विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, हिम्मत, लगन और समय से आगे देखने की काबिलियत के बारे में। लेकिन ये हमें अपने ग्रह के बारे में भी एक गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। ये जानना कि हमारे चारों ओर का जीवन इतना गहरा और संवेदनशील है, हमारी जिम्मेदारियों को कैसे बदलता है, इस पर विचार करना तो बनता है।